અને ઘણું બધું મેડિસિન નું પણ એને આયુર્વેદિક નું ઘણું બધું જ્ઞાન છે અને આજે એનો જન્મદિવસ છે ફરી વખત બધા એક વખત હેપી 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 બર્થડે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન વિશેષ આજનો આપણી લોકોની ઘણા બધાની માંગણી હતી કે સીઝન આવી રહી છે શિયાળાની તો એમાં તેલનો વપરાશ વધી જતો હોય છે તેલ વાપરવું કે ઘી વાપરવું એક પેલા ના સમયની મારા મમ્મી વખતની એક વાત યાદ આવે કે કહેવત એવી હતી ગામડામાં વર્ષો પહેલા જાય તો કે તેલનો ડબ્બો તો વર્ષે એક જોતો ઘીના ડબ્બા 4 ખવાઈ જતા ઘીના 4 ખવાઈ જતા એ લોકોને ક્યારે દવાખાને જવું પડતું નહોતું હવે અત્યારે ઊંધું થઈ જાય તેલના ડબ્બા તો 4-5 હોય જ જાય ઘી મહત્વની વસ્તુ એ જે આપની આયુર્વેદિક નું સાહેબ પાસે જ્ઞાન છે ને આપણે એનો લાભ લઈ રહ્યા છે ઘણી વખત ટાઈમિંગ ને લઈને એક ટેવ પડી ગઈ હતી કે 4 નો સમય એ પણ 4:30 ચાલુ થયો પણ એક બે વખત એવું થયું કે સાહેબ લાંબા સમયથી આવતા હોય લાંબા પલ્લાથી જામનગરથી ક્યારેક કોઈ મિસ્ટેક ને હિસાબે થઈ શકતું હોય પણ આપણે ટાઈમ ને ધ્યાનમાં રાખશું અત્યારની સંખ્યા જોતા મને એવું લાગશે કે હજી અડધી કલાકમાં થોડી ઘણી સંખ્યા અહીંયા થશે પણ એ લોકો આજે વેલા ચાલુ કરી એટલે આપણે ટેવ પાડી કે ટાઈમ ને બધા ફોલો કરી બધા માટે ટાઈમ મહત્વની વસ્તુ છે અને સમયને ધ્યાનમાં આ વખતની આપણી માંગણી હતી એની સાથે એક પ્રશ્ન બીજો પણ ઉદ્ભવ્યો હતો એ આપણે છેલ્લે વાતચીત કરશું અને હવે આપણે સમયને ધ્યાનમાં રાખી અને હિતેશભાઈને ફરીથી એક વખત આપણે તાળીઓથી આવકારીએ છીએ અને હિતેશભાઈને કઈ આગલો કાર્યક્રમ ચાલુ કરો હેલો 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 સર્વે નમસ્કાર તો શરૂ કરીશું આજનો જે ટોપિક છે ગયા વખતે આપણે થોડી ચર્ચા કરી હતી હમણાં દિલીપભાઈ આપણી સાથે વાત કરી બધા સાથે આપણા રોજબરોજના ખાનપાન સાથે જોડાયેલો છે આપણા રોજબરોજના આરોગ્ય સાથે જોડાયેલો છે કદાચ રાષ્ટ્રના આરોગ્ય સાથે જોડાયેલો છે કારણ કે આપણું ઉત્પાદન છે અને તેલ વગેરે ગુજરાતી રહી ન શકે ગુજરાત સાથે તેલ જોડાયેલું છે તમે નોર્થમાં જાઓ આસામ મેઘાલય મિઝોરમ મણિપુર તો ત્યાં તેલ જ ન મળે શાક પણ એ રીતે ન થાય દાળમાં ન હોય તેલ વિના જ બધું થતું હોય દૂધે ન મળે ત્યાં દૂધ નથી એ કારણથી ઘી નથી પણ તેલ પણ નથી એ કંઈ બહુ હેલ્ધી છે અને સમજીએ છીએ એટલે એ લોકોને તેલ વિશે ઓછી ખબર છે તો આ બધા ઘણા બધા વિષય આજે આપણે લેવાના છીએ પણ એક તમારી બધાની રજા લઈને कि मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि बहुत लोगों ने सुझाव दिया है इच्छा की है ये सर फिर आप रिकॉर्डिंग करके हमें भेजिए तो पूरे देश में ये जाता है विषय तो सब कहते हैं कि अगर हिंदी में होगा तो हम थोड़ा उसका उपयोग ले पाएंगे तो मैं आपको आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँगा और आप हिंदी समझते हैं ऐसा मुझे कोई पिता नहीं तो तन की बात में हम यही बात करते हैं ऐसे तो बात की बात है बात बात में कुछ बताते हैं लेकिन है वो आफ्टर तन की बात और आयुर्वेद जब बात करता है तो तन की बात यानी मैंने एक बार बताया था और बार बार मैं बताता हूँ कि आयुर्वेद का तन यानी की चर्चा नहीं है शरीर इंद्रिय मन और आत्मा चारों का जो सही सम्मिलन है उसको हम शरीर कहते हैं शरीर यानी जो दिखने वाला शरीर ये नहीं फिर भी ज्यादा बात हम उस शरीर की करते हैं ऑफकोर्स कभी कभी हमने मन का विषय भी लिया है कभी हमने नींद का विषय लिया है कभी आत्मा का विषय लिया है तो जितना जैसा समय मिलता है मौका मिलता है विषय हम उस तरह से लेते हैं और आज उसमें से एक खाने की चीज खाने में आने वाली चीज की चर्चा करेंगे हालांकि मैंने आपको जो स्क्रिप्ट भेजी थी उसमें मैंने
फैट के बारे में, घी के बारे में, मतलब चर्बी के बारे में, फैट के बारे में, तेल के बारे में, घी के बारे में कुछ बातें लिखी थी, जिसमें चीज भी कुछ लिखा था, बटर के बारे में भी। क्योंकि ये कुल मिला के पश्चिम जो देखता है वो फैट देखता है हर चीज में, चाहे वो तेल हो, घी हो, मक्खन हो, दूध हो, सब में फैट के आधार पे पश्चिम सोचता है। भारत की वो सोच नहीं है, भारत उसमें बहुत डिटेल जानता है। अब समस्या यह है कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि अमेरिका ने जो बोला वही सही है। तो लगता है कि फैट की चर्चा करेंगे तो सब आ जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं दो चार बातें इतनी गहरी और शास्त्रीय भी आपसे रखूंगा, हालांकि मेरा प्रयत्न तो यही होगा कि डे टू डे में आपको कुछ टिप्स मिले, कुछ यहाँ से आप ऐसा इंफॉर्मेशन ले जाओ जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहे। लेकिन मैं यहाँ क्लासिकल बात भी करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ कि दुनिया को वो ज्ञान भारत को देना है। वो आयुर्वेद दे सकता है, भारतीय परंपरा दे सकता है, और हमने नहीं दिया, और हमने उनकी बात मान ली, जिस तरह से कोविड में दुनिया ने मान लिया। अभी ओमिक्रॉन की चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ भी वो बोले और हम सुनते रहे इतना, उसको विटनेस करें, वो जो ज्ञान दे उसको हम ज्ञान, वो जो इंफॉर्मेशन दे उसको हम ज्ञान माने, वो जो कपड़ा दे वो हम पहन ले, वो जो खाना खिलाए वो खा ले। ऐसे तो भारत के लोग नहीं थे कभी, भारत में ऐसा कभी नहीं था। भारत की हर विषय में अपनी सोच थी, और लाखों साल पुरानी सोच थी। मैं कभी कभी बताता हूँ कि आयुर्वेद की उत्पत्ति का इतिहास जब कभी चर्चा करते हैं, अगर एलोपैथी की चर्चा करेंगे तो बोलेंगे हिपोक्रेटिस। तो 350-400 साल पहले कुछ चर्चाएं शुरू हुई कि हेल्थ रखनी चाहिए और ऐसा बॉडी है, और फिर धीरे धीरे बात आई कि एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ। तो लोग 400 साल में, 400 भी नहीं हालांकि, लेकिन 300-400 साल में वो लोग जो हेल्थ को समझे हैं। हमारे यहाँ तो क्या था, मैं कभी कुछ बात रिपीट करूंगा आपके लिए, और वो रिपीट इसलिए करूंगा कि आपको वो सातत्य रहे, ज्ञान की एक जो सरिता बहती है हमारे देश में वो आपके पास पहुंचे। और उस सरिता के साथ तेल बहाऊंगा, मैं तेल के बारे में बात जरूर करूंगा, क्योंकि घी दूध की नदियां बहती थी, तो वो बात तो करनी ही है, लेकिन जो ज्ञान सरिता है उसमें आपको कभी कभी फिर से वापस जाना पड़ेगा। तो बात है भगवान धन्वंतरि की उत्पत्ति की। तो देव और असुर संग्राम के बारे में आप जानते हो, भागवत की कथा और बाकी भी पुराणों में इसका वर्णन है। तो हमको माइथोलॉजिकल स्टोरी लगती है, हमको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ है, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमने पढ़ लिया तो हम पुण्यशाली है, और बच्चा समझेगा तो पढ़ेगा तो समझेगा, ऐसा नहीं हम मानते कि देखते हैं बाद में। तो कभी कभी बोल लेते हैं, कभी रमेश भाई ओझा बोल देते हैं, तो कभी कोई बीजा कथाकार दूसरा कोई बोल देता है, तो चलता रहता है। हमको लगता है कि ये खराब नहीं है, लेकिन उपयोगी नहीं है। वो समुद्र मंथन की कहानी जो है, वो समुद्र मंथन वाकई में कब हुआ होगा उसकी चर्चा करने वाला मैं भी नहीं, और ना तो मेरा विषय है, ना तो मैं कोई हिस्टोरियन, ना मैं हिस्ट्री की चर्चा करूंगा। लेकिन मंथन यानी डिस्कशन, मंथन यानी चर्चा, मंथन यानी कुछ मथना, वो स्पिरिट समझिए आप। तो देव और असुर, अच्छा और बुरा मंथन चलता रहता है। देव और असुर उस वासुकी नाग को लेके पकड़ के घुमा रहे होंगे, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन इस तरफ भी जहर है, इस तरफ वो है, और मेरू पर्वत का ये पिलौना बनाना पड़ता है, मतलब कि बहुत एफर्ट्स लेना पड़ता है डिस्कशन करने में, सोचने में, वो कहना चाहते हैं। और देव अच्छी बात करने वाले भी लोग हैं, बुरा कहने वाले भी लोग हैं। तो जब ये दोनों अपने अपने डिस्कशन रखेंगे, हमारे कहा वादे वादे जायते तत्वबोध, वाद से, विवाद से, संवाद से, डिस्कशन से तत्वबोध मिलता है। मक्खन कब मिलता है? दही में पड़ा ही है मक्खन, लेकिन पता नहीं। जब मथनी से मंथन करेंगे तो डिस्कशन से ये सब होता था। इसलिए आपको भागवत कब हुआ या समुद्र मंथन कौन सी तारीख पे हुआ उसमें मत जाइए, क्योंकि इतना पुराना है और इतनी ऐसे तो लाखों साल का इतिहास है। भगवान धन्वंतरि उसमें से निकले, अमृत कलश लेके। जो धनतेरस है हमारी, धनतेरस यानी वो धन की पूजा तो नहीं है, लेकिन हमने मान लिया है धनतेरस यानी धन की पूजा है। एक्चुअली आरोग्य धन है, वो भगवान धन्वंतरि का प्रागट्य दिवस है। हेल्थ विजडम को समझने का दिन है। हालांकि वो तो पूरा जिंदगी हेल्थ को समझना है, हेल्दी रहना ही है, फिर भी उस दिन भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य हुआ था। ये बात
अब वो समुद्र मंथन कितनी पुरानी, तो वो धन्वंतरी भगवान ने हाथ में आयुर्वेद लेके निकले थे। 4 हस्त है, विष्णु स्वरूप है वो। तो एक हाथ में आयुर्वेद नाम का वेद ग्रंथ, शास्त्र, टेक्स, क्लासिक्स, जो भी बोलो। दूसरे हाथ में तो गुरु जी थी, जिन्होंने आपको बचाया, बहुत लोगों को बचाया, गुरु जी यानी गिलोय। तीसरा था, एक हाथ में चक्र और पद्म भी है, जो दोनों विष्णु का मूल स्वरूप है, लेकिन एक हाथ में अमृत कुंभ है, दूसरे हाथ में आयुर्वेद है, आयुर्वेद के ग्रंथ के साथ गिलोय है, और स्काल्पेल है, क्योंकि वो सर्जरी के एक्सपर्ट थे भगवान धन्वंतरी, और उन्होंने सर्जरी ब्रांच को तो स्काल्पेल चप्पू भी है, और साथ में जलों का है। तो पैरासर्जिकल एक्टिविटी के लिए खराब खून चूसना, वो जलों का चूसती है, तो और उसका बहुत बड़ा क्लिनिकल उसका उपयोग है, अभी इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मेडिसिन यानी गिलोय, पैरासर्जिकल यानी ये लीच जड़ों, और सर्जिकल यानी चप्पू नाइफ, और शास्त्र यानी आयुर्वेद, वो लेके निकले थे। उसका भी समय नहीं है। उसके बाद फिर पूरी इतिहास चलता है कि भगवान धन्वंतरी ने दिवोदास धन्वंतरी को नॉलेज दिया, दिवोदास धन्वंतरी ने सुश्रुत को दिया, सुश्रुत ने सर्जरी की, जो प्लास्टिक सर्जरी दुनिया में सबसे पहली सर्जरी हुई। वैसे उसके पहले भी था, अश्विनी कुमार, आपने नाम सुना होगा, अभी तो मैं नर्मदा किनारे गया था, जहाँ अश्विनी कुमार ने तप किया। सूरत जो है वहाँ अश्विनी कुमार रोड भी है, तो सूरत के पास आयुर्वेद के बहुत से तपस्वी लोग थे। तो वो अश्विनी कुमार देवों के वैद्य थे, जिन्होंने देवों की सर्जरी की थी, लेकिन वो तो वेदों के समय की बात है। लेकिन जिसका टोटल हिस्ट्री मिलता है वो धन्वंतरी, दिवोदास धन्वंतरी, काशीराज। आज आपकी कोई गंगा गए हो कि पता नहीं, आप जैसे वाराणसी जाते हैं बहुत से घाट है, 80 घाट, तो जहाँ गंगा आरती होती है। 51 घाट में एक घाट है धन्वंतरी घाट, जहाँ दिवोदास धन्वंतरी डेड बॉडी डिसेक्शन करते थे। तो डेड बॉडी को कैसे खोला जाए, कैसे एनाटॉमी पढ़ा जाए, मसल्स कहते हैं कैसे होते हैं, हड्डियां कैसी होती है, वहां सिखाने का वो जगह थी। आज भी है वो। इसका मतलब कि हजारों साल से आयुर्वेद है, ज्ञान है। मैं बस आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं किसी को मन में आ गया और किसी ने लिख दिया, तो हजारों साल का इतिहास है। इसलिए वो हिपोक्रेटिस अच्छा होगा, एलोपैथी ने कुछ अच्छा काम किया होगा, हम उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि ब्रांचेस ऑफ लाइफ है, अलग अलग ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन उनका ज्ञान वहीं से शुरू होता है, सिर्फ 2 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, जब से उन्होंने जो कुछ, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट कुछ था ही नहीं, ऐसा उसको लगता है। क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके बाद क्राइस्ट के बाद की कितनी तिथि चल रही है, अभी 2021 चल रहा है। तो कहते हैं 2021 से पहले कुछ नहीं था, या कुछ था, उसका हिस्ट्री उसको मालूम नहीं। तो वो दुनिया को क्या सिखाएंगे जिसको 2000 साल का इतिहास है। हमारे यहाँ तो कृष्ण भगवान का देह विलय हो गया 5123 साल पहले, कलयुग शुरू हुआ, उसका तो टोटल डॉक्यूमेंट हमारे पास है। तो 5000 साल का इतिहास और 200 साल का इतिहास, और समुद्र मंथन तो हुआ युगों पहले, जिसमें धन्वंतरी भगवान निकले, गाय निकली 14 रत्न में से। तो वो सरिता जो है ज्ञान की, मैं जो आपको समझा रहा था, ज्ञान की सरिता है, वो आप नहीं बहाओगे तो कौन बहाएगा। आप उसको ही मान लेंगे कि कोरोना ये आ गया, वेरिएंट आ गया, तो आप उसको बस लेटेस्ट मानते रहोगे और लेते रहोगे। तो हम उसके बारे में क्या कहते हैं, इस वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में हमारे पास नॉलेज है, तो आपको कम से कम बहना पड़ेगा उस प्रवाह में। शायद बताना तो मेरी जिम्मेदारी है वैद्य की, लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत बड़ा नॉलेज था आयुर्वेद का, हेल्थ का, हम वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उसी प्रवाह में मैं ये बात करूंगा आज, हर बार उसी प्रवाह की चर्चा, इसलिए मैं कभी कभी अलग अलग ढंग से करता हूँ कि तेल के बारे में जो हमारी सोच है वो पश्चिम की नहीं है, पश्चिम को मालूम ही नहीं है। घी के बारे में जो हमारी सोच है वो उसको मालूम ही नहीं है। मैं आपको वो सब रेफरेंस देके बात करने वाला हूँ। तो जो हमारा प्रवाह है ना, वो प्रवाह उल्टा है। मेरे हम राजकोट में 4 साल से काम कर रहे हैं कि तन की बात नामक श्रृंखला में हम आयुष्य को, आयुर्वेद को, साइंस ऑफ लाइफ को समझ रहे हैं। बहुत लोग रेगुलर होके कोई बदलते होंगे, मेरा तो काम है उस प्रवाह में खुद को बहाना, उस ऋषि मुनियों ने जो गंगा बहाई है वो आपकी ओर ले जाना, हम वो काम कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज है तन की बात में तेल की बात।
अब मैं फिर से आऊं कि फैट वो तेल है, घी है, मीट है, सब में वो कहते हैं फैट है, दूध में भी फैट है। तो फैट से आगे उनकी बात नहीं बढ़ती, और फैट को समझते समझते वो फैट हो गए, वो नॉलेज में कुछ है ही नहीं। 3 घंटे में तो आपको फैट में मैं किसी को भी एकदम न्यू कमर, अनपढ़ आदमी को, बूढ़े आदमी को, बच्चे को मैं फैट के बारे में 3 घंटे में समझा सकता हूँ। कुछ नहीं है, फैट डाइजेशन, फैट कहां से आता है, उनका पूरा लिटरेचर 3 घंटे में फैट की बात हो जाएगी, और फैट का मॉलिक्यूल भी बता सकता हूँ। लेकिन तेल की बात करनी है तो आपका तेल निकल जाएगा, मेरा निकल जाएगा, इतनी लंबी लंबी कहानी। ठीक है, तो पहला एक मैसेज कि फैट, और हम किसको फैट कहते हैं वो भी बताऊंगा। फैट भी हम भी मानते हैं, उनको मालूम है फैट क्या है। तो फैट क्या है, और बाकी सब में वो लोग फैट को ही समझते हैं, तो वहां से डिफरेंस शुरू होता है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखो, उपनिषद में एक श्वेत केतु की शायद आपने कहानी सुनी होगी। श्वेत को केतु ने बोला कि अपने पिता और ऋषि उनको बोला कि भाई मुझे समझ में नहीं आता कि ये ज्ञान, भजन, भगवान, ऋषि, ये आपकी परंपरा। श्वेत केतु के नाम से हमारी बात रख दी। वो तो अमेरिका कहता है वो मानूंगा। श्वेत केतु को लगा कि मैं तो मजाक करूं, जलसा करूं, मैं क्यों उपवास करूं, मैं क्यों व्रत करूं, मैं अन्न के बारे में, अन्नम ब्रह्मा, ऐसी चर्चा हुई। तो अन्न को ब्रह्म बोलना, ये मैं क्यों मानूं, मैं कैसे मानूं। देखिए, पिताजी ने बोला कि कोई बात नहीं, अन्न को तुम ब्रह्म नहीं मानते हो ना, तो नहीं मानना, कोई बात नहीं। ऋषि अपने बेटे को, ऋषि का ही पुत्र है, तो भी मतलब ये हमारी ही चर्चा है, हमारी ओर से वो डिस्कस कर रहा है। जब देर को जो बताते वही मानेंगे। वो जो अमेरिका वाले हैं, मेरा बेटा उधर पढ़ता है, वहाँ नासा के साइंटिस्ट है, वहाँ ऐसा है, बड़ी बड़ी बातें अमेरिका तो बताई जाती है। क्या हम भी जाते हैं तो हम बहुत एकदम दिग्मूल हो जाते हैं, ओह क्या है। तो श्वेत केतु हमारे नाम से है, श्वेत को केतु यानी हम। उन्होंने बोला मैं ये भगवान भगवान नहीं मानता अन्न को। ये आपको चर्चा करने में भी इतना समय लगेगा कि हम अन्न को भगवान मानते ही है, हम पूजा करते हैं। फिर भी आप एक बार मान लो, और पूरा देश इस तरह से चल रहा है कि अन्न को कहीं भी खाना, कैसे खाना, कुछ भी खाना, भगवान मानता ही नहीं, क्योंकि अमेरिका नहीं मानता, उसको पता ही नहीं है। तो उसी तरह से श्वेत केतु ने हजारों साल पहले उपनिषद काल में कहा कि मैं ये भगवान भगवान नहीं मानता अन्न को। तो कोई बात नहीं, मत मान, तेरा अधिकार है, मैंने पिताजी ने कहा। क्योंकि लेकिन आपसे डिस्कस करनी है तो करेगा, लेकिन 15 दिन के बाद डिस्कस करना। 15 दिन तुम कुछ पानी भी नहीं पीना, खाना नहीं, कुछ नहीं करना। करूंगा, मैं कहता हूँ अन्न ब्रह्म है, तू जो बचाता है। तो नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं तो बहुत नॉलेजेबल हूँ। 15 दिन क्या नहीं खाऊंगा। देखो, उसके बाद आना डिस्कस करने के लिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उपवास, पानी 15 दिन के देखो वो सब जैसा बन गया। श्वेत केतु एकदम ढीला पड़ गया, लेकिन डंगरी नहीं तोड़ी। इतने लोग मर गए अमेरिका में, भारत से 4 गुना मर गए, तो भी कहता है कि नया वेरिएंट निकालेंगे, आपकी नई वैक्सीन देंगे, आपको ये करेंगे। डंगरी नहीं तोड़ रहा था श्वेत केतु। श्वेत केतु यानी अमेरिका। ये आपने सुना नहीं होगा, ये मेरा वर्जन है, आप सहमत ना भी हो सकते, कोई बात नहीं। वो कह रहा है कुछ नहीं, आ रहे, मैं जानता हूँ। तो बोले तुम खड़ा तो नहीं हो पा रहा हूँ, खड़ा नहीं हो रहा था, सोते सोते बोल रहा था कि मैं आपका अन्न ब्रह्म के नहीं मानता हूँ। तो फिर बैठ तो सही, खड़ा नहीं हो रहा था, बैठ नहीं सकता था। तो कोई बात नहीं, तो एक काम कर, तू आज तुझे चर्चा करनी है, हाँ करनी है, पिताजी को हराना है, गुरु को हराना है, बोल, तेरे पर जो डिस्कस है, लेकिन बोल नहीं सकता था। तो तुझे एक काम कर, बोलना है, बोलना है, डिस्कस करना, बहुत मेरे मन में विचार आता है, लेकिन वो निकल नहीं रहा था। एक काम कर, अच्छा सा वहाँ नदी थी, एक पानी भर के दिया, पानी पी। जैसा पानी पिया और मजा आ गया। 16 दिन के बाद 16वें दिन पानी पिया 1 गिलास, तो ऐसा खड़ा हो गया। फिर बोला थोड़ा दूध पी, थोड़ा दूध पिलाया गाय का, और फिर बैठ के डिस्कस करने लगा। फिर बोला कि कुछ शक्कर, मधु ले, मत दिया, और फिर और जोर से। तो उसने बोला तेरे में जो ताकत नहीं थी तो कैसे आ गई। तो वो जो तूने पानी पिया, तू बैठ गया, तूने जो दूध पिया, तू बैठ गया, खड़ा हो गया, तुझे जो मधु और शक्कर दी, तू मुझसे डिस्कस करने लगा, फिर घी दिया,
और फिर उसकी ऊर्जा पूरी शरीर में चमक आ गई, जैसा ही घी दिया, दूध के साथ घी दिया, एकदम चमक आ गई। तब फिर डिस्कस अभी वो नहीं करूंगा मैं घी की बात में या फैट की चर्चा करने के लिए, लेकिन उस दिन फिर उसने माना कि अन्नम ब्रह्मा, कि मैं नहीं तो मर जाने वाला था। फिर बताया कि भाई पानी से क्या निकलता है। इसमें ये चर्चा है कि जो आपने घी लिया है तो घी का स्थूल भाग जो है वो हड्डी बनती है घी से, जो मध्य भाग है उस मज्जा बनती है, फैट। फैट समझे, घी से हड्डियां बनती है, मज्जा को बोलते हैं फैट, चर्बी। वो बोन मेरो जो है, जो कुत्ते चूसते हैं ना, हाँ कुत्ते हड्डियां चूसते हैं, क्यों चूसते हैं कि उसके अंदर बोन मेरो होती है, जो मेरो यानी मज्जा। और होटल में भी चूसते हैं ना, देखा है ना, हाँ वही। तो ये है। और सूक्ष्म भाग से वाणी तैयार होती है, घी में से वाणी बनती है, घृत में से। वॉइस जो है ना, आवाज बैठ जाता है, आवाज बैठ जाता नहीं, और आप लोग साथ बेसी जो ही नहीं बोल ही नहीं सकता आदमी, और जैसा घी लेता है उसके ब्रेन से चलने लगता है वाणी के स्वरूप में। ये इसकी तो बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन घी का कंसर्न, फैट का कंसर्न उपनिषद से निकाल के आपको मैं बता रहा हूं कि क्या बात है, कि हम जो चर्चा करते थे वो क्या थी। हम ब्रह्म से रिलेट करते थे, कोई भी बात को ईश्वर से रिलेट करते थे, हम उस ज्ञान के प्रभाव में थे जिस ज्ञान के प्रभाव में हमको रहना चाहिए। इसलिए भारत कुछ नया कह सकता है। अब मैं आयुर्वेद में आऊंगा, एकदम उपनिषद की बात है तो अभी मेरा डोमेन नहीं है, इतना समय भी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद ने बोला, ऋषियों ने बोला। उसी तरह से फिर आयुर्वेद की जो कहानी है, आदमी ढीले हो गए, आदमी को बीमारी जैसा लग रहा था, पता ही नहीं ये बीमारी है क्या है, तो सब पूछने लगे कि क्यों ऐसा चल नहीं रहा, क्यों बैठ नहीं रहा, क्यों बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको भी ऐसा, इसको भी ऐसा। तो सबको फिर भारद्वाज ने एकत्र किया, ऋषि भारद्वाज ने, और भारद्वाज लेके गया था कि उसको पूछे इसको क्या, सब लोग डल लग रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, कोई चल नहीं रहा है, उसको मजा नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। तो फिर भारद्वाज ऐसे लोगों को लेके इंद्र के पास गया। तो इंद्र ने भी देखा कि बात सही है, आप लोग क्यों आनंद नहीं कर रहे हो, क्यों बैठ नहीं सकते हो, क्यों चल नहीं सकते, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। तो फिर इंद्र ने बोला कि चलो ये तो ऐसा कुछ लगता है, ये दिस इज है, आपको अच्छा नहीं है, दिस इज डिजीज, यानी कि आपको अच्छा नहीं है, सुख नहीं है, तो चलो मेरे साथ हम ब्रह्मा को पूछे। तब फिर आयुर्वेद की हमारी चरक संहिता में, बाकी संहिता में लिखा है ब्रह्मा स्मृत्वात् आयुर्वेद। ब्रह्मा ने एक पूर्व में, मतलब कि ये प्रलय से पहले जो एक ज्ञान था उसको याद किया। ब्रह्मा इज बंच ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा कोई डालीवाला आदमी या भगवान, जो भी आपको मानो मानो, लेकिन ब्रह्मा स्मृत्वात् आयुर्वेद, ब्रह्मा ने एक मेमोराइज किया और फिर भारद्वाज को बताया, भारद्वाज ने फिर से इंद्र को बताया, इंद्र ने भारद्वाज को बताया, फिर ऋषियों को बताते आत्रेय, फिर चरक संहिता बनी। तो वो नॉलेज की जो, जिस तरह से भगवान धनवंतरी उत्पन्न हुए और नॉलेज की प्रक्रिया आयुर्वेद की चली, इस तरह से है। तो उसमें उस समय का समुद्र मंथन में तो एक चर्चा थी, यहाँ तो डलनेस था व्यक्तियों में, तो उस डलनेस, उस दिस इज को ठीक करने के लिए जो ज्ञान मिला वो था आयुर्वेद, साइंस ऑफ लाइफ। तो ये साइंस ऑफ लाइफ है ये। तो ये साइंस ऑफ लाइफ में फिर पूछा शिष्यों ने कि भाई ये कभी जाके अमेरिका बनेगा और फिर कहेगा फैट के बारे में, तो उनको क्या बोलना है, हमें क्या चर्चा करनी है। ऐसा तो नहीं पूछा था, लेकिन पूछा कि ये है क्या फैट, ये एनर्जी क्या है। तो उन्होंने बोला कि देखो संसार में उसको स्नेह कहते हैं, पहले तो उसकी व्याख्या फैट वेट नहीं है। स्नेह 4 प्रकार के हैं, सर्पी, तैलम, वसा, मज्जा। सर्पी यानी घी। एक तो स्नेह है, उसको आप घी मत बोलो, घी तो उसका व्याख्या अलग अलग, घी कब बोलेंगे, सर्पी कब बोलेंगे, आज याज्य कब बोलेंगे, अलग अलग समय को उपयोग है, उस तरह से घी की व्याख्या है। हम सिर्फ वो घी खाने की चीज नहीं थी, ये यज्ञ की चीज थी। तो अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात्, घी से कैसे ऑक्सीजन बना सकते थे, वो भारत कर सकता है। दुनिया में कोई ऑक्सीजन नहीं बना सकता। या तो पेड़ वनस्पति में से ऑक्सीजन बना, सूर्य प्रकाश से सिंथेसिस होकर दिन में ऑक्सीजन बनाता है। हम तो ऑक्सीजन लेने वाले लोग हैं, भागे थे ना ऑक्सीजन के प्लांट के पीछे। तो ऑक्सीजन कौन बनाता है, गाय का घी बना सकता है वो। मैं अभी तो मतलब घी यानी वो चीज नहीं है डिब्बे में रखने वाली चीज। तो सर्पी यानी घी, जो सर्पण करता है, विसर्पण करता है, आपको आग लगा देगा, आपको
ग्रो करता है कुछ वह मैं थोड़ी कोशिश करूंगा बताने की। तैलम दूसरा बताया तेल है, एक स्नेह है घी, दूसरा है तेल, तीसरा बताया वसा, वसा यानी फैट चर्बी, सीधी जो चर्बी होती है वो, और मज्जा यानी बोन मेरो। उन्होंने बताया कि भाई कुल मिला के दो प्रकार के स्नेह है, एक है स्थावर, दूसरा है जंगम। तो स्थावर यानी जो आज जितने भी वनस्पति सीड से, कॉटन सीड या रेप सीड, राइस ब्रान, मूंगफली का तेल, मतलब जो तेल है जो वनस्पति से बनता है, वनस्पति को निकालने से निकलता है, वो है स्थावर। और जंगम जो घूमते घूमते उसमें से निकाला है, तो प्राणी की चर्बी उसमें से है, बोन मेरो उसी प्राणी के है। तो शास्त्रों ने ये बताया ये चर्बी है, ये स्नेह है, इसका कब उपयोग उसकी मैं तो आज डिटेल बात नहीं करूंगा फिर, लेकिन बताया कि दूध है जो घी है वो भी जंगम है, क्योंकि गाय माता से मिलता है, बाकी प्राणियों से भी मिलता है। तो बताया एक स्थावर स्नेह है, दूसरा है जंगम स्नेह, पहले वो बता दिया। फिर इसकी दूसरी जो लाइन है ना, समझ लो आप लोग, समझना पड़ेगा। सर्पी तैलम वसा मज्जा सर्व स्नेहोत्तम मता। पृथ्वी के ऊपर बहुत से ऐसे तेल है, 31 तेलों का तो वर्णन है, मैं 1 2 4 5 आपके सामने रखूंगा। आयुर्वेद में एडिबल तेल, एडिबल ऑयल 31 बताया कि ये ऐसे ऐसे यूज करना। घी के बारे में तो आपको बताया था, आज थोड़ा ज्यादा बताऊंगा। तो उन्होंने बताया कि 4 प्रकार के स्नेह है, सर्पी, तेल, वसा और मज्जा। बहुत से स्नेह में ये 4 बेस्ट है। इस 4 में कौन सा बेस्ट है? दूसरी लाइन है, तत्रापि चौतमम सर्पी संस्कार या अनुवर्तनात्। इस 4 में से घी बेस्ट है। क्यों है वो उसकी चर्चा कोशिश में करूंगा, इस संस्कृत में आप नहीं उलझाना चाहता हूं मैं, जब इसकी एक्टिविटी आएगी तब मैं बताऊंगा। तो संसार पे सबसे अच्छा फैट, अगर फैट में समझने के लिए बोल रहा हूँ, फैट यानी वसा भी हो सकता है, फैट यानी मज्जा भी हो सकता है, फैट यानी ऑयल भी हो सकता है, फैट यानी घी भी हो सकता है। ये पश्चिम की व्याख्या है। हमारे यहाँ जब ये बोलेंगे तब स्नेह बोलेंगे। इन 4 स्नेह में जो है सबसे बेस्ट है वो है घी है। तेल को खराब नहीं माना, तेल का गुण मैं बताऊंगा आपको, लेकिन 4 में बेस्ट ये है। बाकी तो बहुत से फैट के प्रकार है। तो ये घी की चर्चा अभी रुक के आगे बढ़ते हैं। अब तेल किसको कहते हैं? तिलात निष्पृते तैलम, तिल के सीड को, तलना सीड ने, बी ने, तल ने दबाव, ये चीजें निकले तेल के हुए। देखो व्याख्या इतनी स्पष्ट है, मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा, पहले भी किया है, आपको वो समझना ही पड़ेगा कि तेल यानी तलनु तेल, ये मैसेज लेके जाना आज। बाकी कोई तेल ही नहीं हो सकता। शास्त्र ऐसा कहता है तेल એટલે કે તલનું તેલ, तेल यानी कि तिल का तेल, क्योंकि तेल शब्द जो बना है वो तैला निष्पीड़िते, तिल को दबाने से जो निकलता है। अब कोल्ड प्रेस, हॉट प्रेस बाकी आएगी चर्चा, लेकिन कैसे तेल निकालना वो अलग बात है। लेकिन तिल में से जो निकले उसको तेल कर सकते हैं। फिर आप मूंगफली का तेल या सरसों का तेल ऐसा बोल नहीं सकते, ठीक है बोलते हो, मूल व्याख्या वो नहीं है, वो स्नेह है। आयुर्वेद के हिसाब से बहुत से स्नेह है, लेकिन जिसको खाने की बात होती है, जिसको उपयोग करना है, ऐसा शास्त्र कहता है कि तिल का तेल यानी तेल, बराबर है। बाकी फिर तेल हम बोलते हैं, इतनी आदत पड़ गई है इसलिए लगता है मूंगफली का तेल, फिर बोलते हैं सरसों का तेल, जो भी बोलना है बोलते हैं, जैसा ही दिखता है ऐसे निकलता है। लेकिन जब जब आप भारत में हो, आपको हेल्दी रहना है, आपको नॉलेज के साथ रहना है, आपको हेल्थ के साथ रहना है, तो आपको तेल यानी तिल का तेल ऐसा अंडरस्टूड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं चर्चा थोड़ी करूंगा, लेकिन तेल यानी तिल का तेल तो व्याख्या वही है। अब उसने फिर रेफरेंस दे दिया कि जितने भी तेल है, करड़ी तेल, सनफ्लावर तेल, राइस ब्रान तेल, सरसों तेल, कोकोनट तेल, सबको ना नहीं बोला तो है, वो तेल है, लेकिन सर्व तेलों में से तिल का तेल बेस्ट है, वो बता दिया, क्लियर है। उनके गुणों की चर्चा हुई है कि कोकोनट का ऑयल यूज किया भी है, कब यूज करना, इसके लिए अच्छा है बताया, रेपसीड कब यूज करना, राइस ब्रान कब यूज करना, ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं था। करड़ी का तेल, सनफ्लावर तेल जिसको कहते हैं, ऐसे सब तेल 31 प्रकार के तेल हमारे ऋषि मुनि जानते थे, उपयोग भी करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं उपयोग किया है। लेकिन तेल यानी तिल का तेल
वो रेफरेंस लेके आपको आगे समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। ये थोड़ी मैं आपके सामने सीसम तेल यानी तिल का तेल के बारे में एक चरक का कोट दे रहा हूं। उन्होंने बताया, पहले तो वो इसमें से ही निकलेगा बात, उन्होंने हेड मसाज का सिर्फ बोला कि आप माथे पे तेल लगाओगे तो क्या होगा, कि आपकी चक्षु मजबूत होगी, आपकी मेमोरी ठीक होगी, इतना इतना गुण बताया। हेड मसाज का सिर्फ मैंने ये लिखा है, श्लोक तो नहीं लिखा है क्योंकि फिर संस्कृत आप नहीं उसमें पढ़ रहे। तो हेड मसाज करेंगे तो कितना फायदा होता है, 3-4 बता दिया है कि आपका बाल नहीं होगा, तिल के तेल। अब यहाँ फिर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा मैं बता दूं कि काले तिल का तेल जब हेड की बात आती है, तो जब फूड की बात आएगी तब सफेद तेल की, काला तेल खा सकते हैं, लेकिन जब स्किन के ऊपर हेयर के ऊपर डालना है तो वो तेल की जो ब्लैक तेल की ब्लैक सीसम है उसकी बात वो कर रहे हैं। बहुत डिटेल में जानने से मैं रोक के थोड़ा यही कहता हूँ कि आंख, बाल, स्किन को बचाना है, मेमोरी को ठीक रखना है, सुनने की बात वाली बात ठीक रखनी है, तो सिर्फ हेड मसाज करो डेली। मैं उसका क्लासेस चलाता हूँ, फ्री में सिखाता हूँ। हेड मसाज और फुट मसाज अगर आपने अपने में तो CISF में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स, अभी मैं कच्छ में रहता हूँ तो कच्छ के BSF के जवानों को पूरा दिन ऐसे रहते हैं बॉर्डर पे, खारी हवा, पूरा दिन ऐसे रहना। तो मैंने उसको एक पहले ये बताया थोड़ा, फिर उनको करके दिखाया, इस तरह से हेड मसाज और फुट मसाज सीखो आप और फिर एक दूसरे को कर दो। उस दिन जो उनको मजा आ गई, यार ये तो इतनी छोटी बात है, तो ये हम करते थे, हमारे घर में करते थे, तो एक दूसरे को करो। तो कितना आपको पूरा दिन खड़ा रहना होता है, कितना हार्ड, मैं आपके बताने वाला हूँ कि कितना फायदा होगा। लेकिन ये सिर्फ हेड मसाज करने से कितना फायदा है इसकी चर्चा करते हुए मैं ये बता रहा हूं कि मसाज करना यानी कि तेल को मुंह के अलावा बाकी जगह से डालना बॉडी में। तेल कैसे यूज करना, मुंह में नहीं डालना। आपको वो बराबर मैसेज लेके जाना है, कब डालना कब लेना मुंह में, वो बताऊंगा। फिर भी पहला मैसेज तो ये है कि तेल खाने की चीज नहीं है। तेल मुंह से अलावा कान से डालो, आंख में अंजन करो तेल का, मसाज करो, बालों में डालो, गुदा में, योनि में, पूरे बॉडी को मसाज करो। तेल बॉडी में जाना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट माउथ तो बहुत इफेक्ट करेगा, तो रीजनरेशन करेगा, तो यौवन मिलेगा। डालोगे तो मोटापा मिलेगा। पेट से अंदर गया जाएगा, खाते भी है, लेकिन पेट से गया तो फैट स्नेह से। ये शास्त्र ने बोला आप करो ना करो, समझो ना समझो, वो आपकी इच्छा है। आप फिर भी बोला भाई हम तो कितने सालों से खाते हैं, लेकिन 65-70 साल से ही हम तेल खाते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके पुरखों को पूछिए, आपके कोई सीनियर को पूछिए, हमारे घर में तेल आता है। जो अभी दिलीप भाई अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बोल रहे थे कि 1 डब्बा तेल तलनो और 4 डब्बा घी ना, मतलब हम लोग घर में घी यूज करते थे, तलने में भी घी यूज करते थे। मतलब हमारा मुंह में तेल वाले आइटम नहीं जाती थी, और जाती थी तो कब जाती थी, अब अगर खाना ही है तो हेमंत ऋतु में, ये जो ऋतु चल रही है ना, इसमें खाना चाहिए। शिशिर ऋतु, इसके बाद मतलब जनवरी तक, जनवरी एंड तक, आप नवंबर से लेकर नवंबर दिसंबर जनवरी तक, ये 3 महीना। और वर्षा ऋतु में यार भजिया खाई, वर्षा पड़े जा रहे, तो बोला वो वायु की ऋतु है, उस समय आपको चाहिए तेल। और अभी 3 महीना आपका बॉडी फायर जो हमारा अग्नि है बहुत मजबूत है, हम खा सकते हैं, पचा सकते हैं। बाकी ये 4 महीना आप तेल खाओ, बाकी घी खाओ। तो 4 डिब्बा और 1 डिब्बा, आपको समझ में आया? तेल नहीं खाना ऐसा नहीं है, तेल खाना है, लेकिन तेल को पचाने की ताकत चाहिए। घी आपको पचाने में हेल्प करेगा, तेल पचाने में हेल्प नहीं करेगा। घी खुद उसकी क्वालिटी आएगी तो बताऊंगा, घी खुद आपको पचाने में हेल्प करेगा। घी वाली चीज से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार प्रयोग करके देखिए कि 3 या 4 लड्डू खा जाइए और 4 पूरी या पकोड़े बड़े खा जाइए तेल में तले हुए, आपको पता है लड्डू से कुछ नहीं होगा, घी से कुछ नहीं होता। तेल से आप 20 ml तेल पी लीजिए, एक छोटा सा 25 ml नहीं, आपको डायरिया हो जाएगा। 25 ml तेल पी लीजिए और 50 ml, आधा किलो, मेरे तो मैक्जी भाई हमारे गोसे वाले 1 लीटर घी पब्लिक के सामने पी जाता है कि पूरा दिन ऐसे बैठूंगा, कहीं टॉयलेट जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। और घी पीते हैं, और पहले पीते थे, आपने देखा होगा
तो घी से कुछ नहीं होता, घी खुद पचने में हेल्प करता है, तेल नहीं पचता। और वो पचाने के लिए हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, રીંગણાનો ઓળો, કાચું તેલ પચે અત્યારે। अभी आप ढोकड़ा, गरम गरम ढोकड़ा और तेल अभी खा सकते हैं। तो कब खाना? રીંગણાનો ઓળો मतलब सिर्फ बैंगन को रोस्ट करके उसमें कच्चा तेल डाल के खा सकते हो, फ्राई करने की जरूरत नहीं। तो जिस ऋतु में तेल बचता है उसके बारे में ही मालूम नहीं, और वो है तिल का तेल। पहले तो वो समझ लीजिए, बाकी तेलों की चर्चा जब एडिबल ऑयल की ओर करेंगे तो ये समझ लीजिए कि तेल मूंग के अलावा बाकी जगह से डालने से नर्वस सिस्टम में बहुत बार, मैं पंचकर्म का एक्सपर्ट हूँ, कितने सालों तक एचओडी था। पैरालिसिस को हम तेल से ठीक कर सकते, घी से ठीक नहीं कर सकते। पैरालिसिस है, आर्थराइटिस है, बहुत से डिजीज को जो एलोपैथी तो कहते हैं वंस नर्व सेल डीजनरेटेड नेवर कैन रीजनरेटेड। कभी पैरालिसिस हो गया, फेशियल पाल्स हो गई या ऐसे हाथ हो गया, तो एलोपैथी इसको ठीक नहीं करती। फिजियोथेरेपी में जाओ, फिर छोड़ दे। फिजियोथेरेपी कितना करेगा? वो तो थोड़ा डिस्यूज एट्रोफी को ठीक करेगा, खून रहेगा, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ब्रेन में हेमरेज हुआ, ब्रेन में डैमेज हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई वो सब हमको बताता है। लेकिन उस डैमेज ब्रेन को तेल ठीक कर सकता है नाक में से डालने से। ऊर्ध्वजत्रु विकारेषु विशेषान्नस्य मिश्यते नासा ही शीर्षो द्वारम तेन तद व्याप्यन्ति। नाक से अगर आपका ड्रॉप गया तो वो ब्रेन की नसों को खोल सकता है, रीजनरेट कर सकता है। वो उनकी खूबी है तेल की, लेकिन नाक से डालना है तो ये हमको पता ही नहीं है। मैं कोई औषधीय द्रव्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तेल के बारे में समझा रहा हूं आपको कि तेल खाने की चीज कम है, तेल मालिश की चीज ज्यादा है। जिस बच्चों को, जैसे आप देखिए महिला ज्यादा है, मैं वही से शुरू करूं। जब डिलीवरी होती है, पहले क्या होता था, कुछ लोग तो होंगे जिसने अपनी डिलीवरी के बाद मसाज करवाया होगा, आज हम नहीं कर रहे हैं। हम कितना परेशान है, कितने लोगों को थायराइड की दवाई चलती होगी। आफ्टर डिलीवरी थायराइड बढ़ता है, हार्मोन चेंज होता है, लेकिन 1 साल में कम हो जाएगा, 45 दिन में कम हो जाएगा। और किससे कम होगा? 1.25 सेर सूंठ और 15 किलो घी से। 45 दिन का जो प्रोटोकॉल था, सुहावड़ी नहीं दिनचर्या में 45 दिन સુધી એને બહાર नहीं निकलवाना, वो बाहर नहीं जाती थी। और उसको काटलू, बतरीसू, घी, गुड़, रोटला, बाजरे का रोटला, उसके साथ घी, गुड़ और सूंठ के साथ 1.25 सेर सूंठ। कहते हैं किसकी माँ ने 1.25 सेर सूंठ खाई है, तो उस समय उसका ब्रेस्ट मिल्क जो बनता है वो बच्चा कभी थकता नहीं। आदू खाई पास पड़े उसे जो है ना, तो आदू मतलब वो तो थक जाता है, पीछे वाला थकता नहीं। कहते हैं आदू खाई पाचल पड़े, इसका मतलब क्या कि वो थकता नहीं, क्योंकि उनकी माँ ने 1.25 सेर सूंठ खाई। और वो 5-5, 6-6 डिलीवरी करती थी, लेकिन मोटी नहीं करती थी। तो नेचुरल प्रोसेस में महिलाओं के जीवन में 4 बार थायराइड बढ़ता है, और थायराइड फिर प्रोटोकॉल से कम हो जाता है। वो प्रोटोकॉल था घी, 45 दिन का अंदर 15 किलो घी खाना, ये प्रोटोकॉल था। पता ही नहीं हमें, और हम पहले ही दिन से तेल वाली चीज खा रहे हैं। तेल तो खाने की चीज नहीं थी, फिर भी हमने खाई, तो फिर क्या होगा? तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि तेल खाने की चीज नहीं है। एक थोड़ा मैसेज लेके जाओ, खाना है तो हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जहां कड़ाके की ठंडी पड़ती है, अभी आप तेल का आइटम का उपयोग करिए। इसलिए हम लोग क्या खाते थे, इतना वाइस थे, हम चिक्की खाते थे। तेल बिया खाओ, तेल मत खाओ, तेल बिया खाओ, मूंगफली खाओ, तिल, तलसाकड़ी, चिकी, जितनी भी तेल वाली ऑयल सी कोपरानी चिकी, कोपरानी चिकी, तलनी चिकी, आनी चिकी, तो वो चिकी खाने से गुड़ तो जाएगा साथ में, गुड़ भी एनर्जी है क्योंकि वो चाहिए अभी, और साथ में ये ऑयल जाएगा। ऑयलिंग क्या चबाने से होगा, तो वो उसका निष्पीड़न करके आप डालोगे खा पाओगे। तो सब्जी में भी खाना है तो आप बैंगन के साथ खाओ, ढोकला के साथ खाओ, या आपको खिचड़ी में खाओ। सुबह अगर ठंडी रहेगी, आप विंटर में खिचड़ी ठंडी खा भी सकते हो, और तेल के साथ चौड़ी ना खाइए ना। बहुत सी परंपरा थी, हम उसको दकियानुसी मानते हैं। हमको वो कैसा रिजर्व करना, हमारी खिचड़ी ऐसे बनाती नहीं। खिचड़ी हम कुकर में बनाते तो वो थोड़ी टिकेगी, वो तो मिट्टी में बनती थी, पाटली में। यहाँ है नितेश भाई के पास, उन्होंने पाटली रखी, हम लोग कभी खिचड़ी खाते हैं। मेरी परदादी ने मेरी दादी को पाटली दी थी, जो मेरी माँ के तक पहुंची थी। खिचड़ी बनाने की जो आइटम थी और मट्टी का, वो 35 साल चली थी।
टूटती फूटती नहीं है। हमको सिखाया जाता है कि मिट्टी के बर्तन टूटते, ऐसा नहीं है। मिट्टी के बर्तन के बनाने, रसोई हाथ लो तो अलग मिट्टी से बनेगा, पानी का तो अलग मिट्टी से बनेगा। आपको किसके लिए चाहिए, उस तरह से कुम्हार बनाता था, उस तरह से बनता था, उस तरह से यूज करते थे। कांच के बर्तन आपको नहीं टूटते, आप सवाल के ध्यान रखते हैं। तो उस तरह से पाटली कैसे धोई जाती थी, लेकिन उसमें अगर खिचड़ी बनाई तो खराब नहीं होती। एनीवे, तो तेल जो है वो मसाज की चीज है, और वो मसाज हमने बंद कर दिया है। तेल हम जो खाने की चीज नहीं, हमने ज्यादा खाना शुरू कर दिया है, तो समस्या होनी ही है। देखो, आपको तेल के लिए बताऊं सिर्फ कि वात प्रकृति वालों को कौन सा सुगंधी तेल देना, पित्त प्रकृति वालों को कौन सा देना, कफ प्रकृति वालों को कौन सा देना, इतना डिटेल बताया। ऐसा नहीं कि तेल नहीं लेना, ये सब एसेंशियल ऑयल के बारे में बताया, डिटेल में शास्त्र में बताया। ऐसा नहीं कि तेल ना भी नहीं खाओ, नहीं खाओ, यहाँ से मैसेज ये नहीं ले जाना। अरे तेल चाहिए भी, तो इतने डिटेल में है कि भाई वायु प्रकृति वाला है तो इसका तेल लीजिए, पित्त प्रकृति वालों को इसका एसेंशियल ऑयल लीजिए। इसको मतलब इतना हद तक हमने सूक्ष्म सोचा था। अब जो दो प्रकार के सीजन मतलब तेल है, काला और सफेद। आप जानते हैं काला तेल में से भी मतलब दो वेराइटीज है। इसमें आयरन ज्यादा है, कैल्शियम ज्यादा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, तो वो बालों के लिए ज्यादा अच्छा है काला तेल। आप लोग घर में जब बनाते हो पहले तेल, तो आज बताया जाता है, लेकिन काला तेल आता है, वो भी आप थोड़ी देर पानी में रखिए तो सफेद हो जाएगा, वो कलर वाला आता है। अब बहुत से, क्योंकि शास्त्र को कैसे मिसयूज करना वो हमसे सीखे लोग, तो करते हैं कि शास्त्रों में बताया है। अब मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। देखो, ये कच्ची गाड़ी का तेल, तेल अगर खाना भी है, तेल जब भी खाना है, कब खाना वो बता दिया, लेकिन तेल खाएंगे तो कैसा खाएंगे, नॉन प्रोसेस तेल खाना, बस इतना याद रखिए। ये जो दिखता है वो कच्ची गाड़ी का तेल है, और ये रिफाइंड ऑयल है। जितना गोल्डन दिखेगा आपको, जितना साफ सुथरा दिखेगा, इतना खतरनाक होगा। मैं बताता हूँ क्या क्या उसमें पड़ता है, कैसे ये बनता है। तो तेल यानी कच्ची गाड़ी का तेल, तेल यानी कोल्ड प्रेस ऑयल। आप घर में जो बनाओ या गाड़ी वालों बनावे वही तेल खा सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ये रिफाइंड नाम का एक प्रोसेस हर 10 साल में ऐसी मार्केट आती है। ये मार्केट का गिमिक्स है। रिफाइंड शुगर, सफेद खांड, ये तो आपकी गंदी है। रिफाइंड सॉल्ट, लोट तो और जाडू हो रहे, लोट तो अच्छा नहीं लगता। रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा, तो सब सफेद दिखाना, अच्छा दिखाना, क्योंकि ब्लैक से यूरोप को एलर्जी है। ब्लैक यानी अफ्रीका मारता है ना उसका पुलिस वाला, ब्लैक व्यक्ति कलर के तो आज भी मारता है, उसको नफरत है ब्लैक से, तो उसको व्हाइट करना। नहीं, आपने पता करें ब्लैक में व्हाइट करूं, हमको भी अच्छा लगता है। वो है, लेकिन उसके मन में वो है, हमारे मन में पता नहीं क्या, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट फिर चलता है। पहले तो फोटो भी ब्लैक एंड व्हाइट आता था, अब कलरफुल हो गया है। तो उस कलर में आप हमारा ज्ञान का कलर ऐड करिए। तो कच्ची गाड़ी का तेल वही सही तेल है। अगर तेल खाना भी है, तय कर लिया कि तेल खाना है, तो इतना दूसरा मैसेज देके जाओ। पहला मैसेज, तेल की चीज नहीं है, खाना है तो हेमंत शिशिर में या अगस्त महीने में ठंड बारिश होती है, उस समय खाओ तो वायु का प्रकोप नहीं होगा। तो खाना भी है तो तिल का तेल यानी तिल का तेल, और फिर कैसे खाना, तो कच्चा गाड़ी का तिल का तेल। अब क्यों नहीं खाना वो थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। रिफाइंड ऑयल है, जो पूरी रिफाइंड वाली, जो भी जहां रिफाइंड लिखा है आप समझ लेना कि आपको हेल्थ के ऊपर खतरा है। रिफाइंड सॉल्ट है, रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड कुछ भी है, रिफाइंड वो उसमें सीधा सफेद या अच्छा दूसरा कलर आता ही नहीं जब तक केमिकल नहीं जाता। केमिकल है क्या है, मैं आपके चर्चा करूंगा, और उसकी केमिकल है वो तो नहीं, लेकिन हेल्थ में क्या हो रहा है, आज हम बीमार क्यों हो रहे हैं। तो जो जिसको प्रोसेस कहते हैं कुकिंग ऑयल का, ये थोड़ी प्रोसेस आप जरा देख लीजिए। एक थोड़ा फिजिकल रिफाइनिंग है, उसमें भी केमिकल पड़ता है, और दूसरा तो नाम ही उसका है केमिकल रिफाइनिंग। कोई भी तेल बनता है ना, आपके घर में जो डिब्बा आता है बड़ा 15 किलो वाला, कोई भी राजकोट का हो, गोंडल का हो, भावनगर का, भूज का, जहां से भी आपके घर में भी जो आ रहा है, प्लास्टिक में आया, उसमें है, छोटे पैकेट आया, कोई भी जो तेल आता है, जो आप जिसको तेल मानते हो, जो तेल खाते हो, जो येलो, गोल्डन,
जिसके बारे में चर्चा, कौन सा तेल खराब हो तो बाद में चर्चा करेंगे कि ये तो मत खाओ कम से कम, लेकिन जो भी खाते हो आप रिफाइन खाते हो। तो रिफाइनिंग करने के लिए कच्ची गाड़ी के तेल में दो प्रोसेस हो, एक होती है फिजिकल, लेकिन उसमें भी केमिकल है, मतलब उसमें कोई इसको केमिकल नहीं कहते, लेकिन फिजिकल ऐसा ही सीधा साफ करते हैं, साफ करना उसको केमिकल नहीं मानते, डिटर्जेंट से साफ करते हैं, सोडा बाइकार्ब से साफ करते हैं। और फिर बाकी जो सेट करने के लिए क्या क्या डालते हैं, मैं थोड़ा एक दो चार एग्जांपल देखे। तो पहले तो उसमें केमिकल एडेड है, बिना केमिकल ये रिफाइन हो ही नहीं सकता, ये याद कर रख लीजिए। और वो गर्म होता है तो उसकी साइड इफेक्ट बहुत है, लेकिन एक होता है जो उसमें निकल होता है, निकल, निकल धातु है, केमिकल है लेकिन वो मिनरल है। वो निकल जो जाता है तो बॉडी में रह जाता है, तो वो लंग्स का, आंतों का कैंसर जो आजकल बढ़ रहा है, ओवरऑल कैंसर का कार्सिनोजेनिक है, निकल इसे कार्सिनोजेनिक, कलाई का एक पार्ट है। तो निकल एक लेवल पे हम यूज करते थे, यूज करने का तरीका था, लेकिन ये तो निकल रो लेवल पे इसमें जाता है और वो हमारे बॉडी में उसको क्लीन करने के लिए निकल यूज होता है। और निकल हमारे बॉडी में ऑयल में रह ही जाता है। और उसको मैं स्पेक्ट्रोमीटर से बताऊंगा कि वो मैं कहता हूं इसलिए मत मान लीजिए, उसको देखा गया है, मशीनों से देखा गया है, जो दिखता नहीं लेकिन इसमें कितना निकल है वो स्पेक्ट्रोमीटर से वो ढूंढ लेते हैं कि कितना है। तो वो निकल है जो ये आपका कैंसर करता है, स्पेसिफिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। दूसरा होता है इंडाइजेशन, खास करके आंतों का कैंसर, ट्यूमर, एसिडिटी, अल्सर, जो आज तक बहुत गैस्ट्रिक अल्सर जो हो रहे हैं, कहते हैं ना चलते आपने जिस दिन पूरी भजिया फ्राइम्स या कुछ भी ऐसी दो तीन चीज तली हुई खाई, साग में भी तेल ज्यादा, दाल में भी है, तो आपको एसिडिटी बनेगी ही बनेगी। थोड़ी ज्यादा मात्रा में शादी की, घर में ही कुछ ऐसे प्रसंग बने, ट्रैवलिंग में रहे, तो जो आप खा रहे हैं उसमें से सीधा आपका हाइपर एसिडिटी बनेगी, हाइपरक्लोराइडिया, और फिर उसमें से बनता है पेप्टिक अल्सर, जिसको हम अल्सर कहते हैं, आंतों के अल्सर, आंतों का कैंसर तक ये जाता है। तो ये आपके सामने रखा, और उसमें ये सिर्फ निकल काम नहीं, निकल तो कैंसर कार्सिनोजेनिक है, लेकिन जो प्रिजर्वेटिव डाला जाता है तेल को सेट करने के लिए, तेल खराब ना हो, उसमें जो प्रिजर्व सोडियम बेंजोएट वगैरह जो डालती, ऐसे बड़े प्रिजर्वेटिव है जो डालने से तेल खराब नहीं होता, ऐसा वो कहते हैं। बाकी तेल में बदबू तो भी आ जाती है। तेल से घी की अगर बेसिक, अगर अच्छा भी तेल है, कच्ची घानी का तेल है और अच्छा घी है, तो तेल जल्दी खराब होगा ही होगा। काला तेल का है या सफेद का है, आपके घर में निकाला है, तो भी तेल जल्दी बदबू करेगा, वो टिक नहीं सकता ज्यादा, वो वनस्पति से निकलता है। और जो गाय से निकला हुआ उससे ज्यादा टिकेगा घी। तो बेसिक घी और तेल में क्या क्या चेंज है वो अच्छे बताया, लेकिन उसको वो ठीक करने के लिए 12 महीने तक रहे, हम कहते हैं 12 महीना तेल न डब्बा भरी लेवाना, क्योंकि उसकी सीजन है, लेकिन वो ले लेते हैं तो उसको रखने में मुश्किल होती है। तेल 3 महीने 2 महीने में 3 महीने में धीरे धीरे बदबू पकड़ने लगता है, डेंसिटी बढ़ने लगती है, तो वो ना हो इसलिए उसमें जो डालते हैं सोडियम बेंजोएट वगैरह, तो वो प्रिजर्वेटिव डालने से अल्सर और इंटेस्टाइनल कैंसर भी होता है। फिर उसी तरह से उनको कलरिंग करने के लिए, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर निकाल, तो ब्लीचिंग पाउडर, जो जैसे पानी में ब्लीचिंग होता है, आपका जो कॉर्पोरेशन का पानी उसमें भी ब्लीचिंग है। पानी शुद्ध कैसे होता है, अगर एक बार देखो, फिर से कभी जल नयन की कथा करके तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके घर में जो प्लांट होगा, आपकी जो पद्धति है वो भी कितनी विकृत है, और जो कॉर्पोरेशन में जो बेसिक पानी जहाँ शुद्ध होता है वो तो कितना खतरनाक तरीके से करते हैं। लेकिन वो विश्व में मान्य है, क्योंकि उन्होंने, मैंने बोला था उस समय, आज भी बोलता हूँ, और ये टेप हो रहा है, लाइव होने वाला है, जो क्लोरीनेशन करते हैं, ये ब्लीचिंग करते हैं पानी को स्वच्छ करने के लिए, एसिडिटी घटाने के लिए, अस्वच्छ लगता है पानी, गंदा लगता है, तो उसको ये कम करते हैं जब, तो वो क्लोरीनेशन उसको कहते हैं। और वो क्लोरीन से कितने गंभीर डिजीज होते हैं वो आपको मालूम है। अमेरिका में क्लोरीन का उत्पादन की छूट है, यूज नहीं कर सकते उसके पानी शुद्ध करने में, तुम करो। उन्होंने इससे क्यों कभी यूज नहीं किया हाइड्रोक्लोरिक मतलब क्लोरोक्विन फॉस्फेट कोविड के लिए, लेकिन हमको बताया तुम यूज करो। रेमडेसिविर वहां तो ऐसे उपयोग नहीं होता, हमको तो लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो उत्पादन करते हैं, और वो HCQ हमने यहां से भेजा नहीं,
आपको वो समझाऊं मैंने 2-3 बार बोला है। HCQ, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की बात हुई, HCQ से ठीक होता है, तो सब जो मैं कुछ बोलूं सब मानते थे, आप बोलो मानते थे। कोविड के बारे में इतना भ्रम था, इतना डर था कि कोई भी व्हाट्सएप में सब मानते थे। तो एक बार बाइडेन से पहले ये ट्रंप ने बोला HCQ से ठीक होता है, वहां के साइंटिस्ट ने बोला, फिर वो तो प्रेसिडेंट था, तो HCQ से ठीक होता है ऐसा मैसेज अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट बोलता है तो कोविड के लिए सबको लगा वो HCQ। अब HCQ अमेरिका में तो था, क्योंकि वो नहीं बनाते, तो हमने बोला हम आपको HCQ देंगे, आपको मदद करेंगे। अब क्या, आप बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये, बहुत आपके मैं गंभीर विषय छेड़ रहा हूं, मैं मेरे लिए भी खतरा कर रहा हूं, लेकिन मेरे देश के हित में इसलिए बोल रहा हूं कि HCQ चाहिए आपको, हम देंगे, हम पालन करेंगे। और हमारा जो वापी वाला पट्टा है ना, वापी वलसाड़, वहां क्लोरोक्विन फॉस्फेट बनाते भी है और उनके लिए अमेरिका के लिए बनाया है, हमने भेजा। उस समय कार्गो चालू है अहमदाबाद से, हमने भेजा भी, और वो अमेरिका ने फिर छोटे छोटे कंट्री को भेज दिया कि तुम करो, मैं तो बोलता हूं कि तुम करो, हम नहीं करेंगे। इतना हद, और HCQ से कोई कोरोना ठीक नहीं हुआ था। और वो तो कितनी गंभीर स्थिति है कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ न करूं और मैं आपको मारूं, ये कितनी गंभीर स्थिति है। और उसमें हम फंस गए। हमने बहुत बड़ी वाह बटोर ली, हमने अमेरिका को मदद की। मदद किसके लिए? क्योंकि उसने डॉलर में पैसा दिया, बाकी छोटे कंट्रियों से, खुद ने तो यूज नहीं किया, उसको मालूम था, लेकिन एक बार मीडिया में दे दिया कि HCQ से ठीक होता है, तो लोग मान गए। तो ये बड़ी बात है। तो ये आपका जो ब्लीचिंग करना, यानी कि तेल को स्वच्छ करना, ये ब्लीचिंग से लेके बहुत सी चीज है जो उसको स्वच्छ करता है, वो उसको खत्म करता है। फिर ये अलग अलग प्रकार के हार्ट के जो, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल है, मैं घी में थोड़ा और बताऊंगा, तेल के जो फैट मॉलिक्यूल है वो बड़े हैं और उसमें LDL ही ज्यादा है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल तो दोनों में है, फैट दोनों है उनके हिसाब से, घी और तेल। अब उनको घी की तो व्याख्या मालूम नहीं, कहा कि वहां घी होता ही नहीं, अमेरिका में गाय नहीं है, काऊ है, काऊ इट इज नॉट गाय। हमारा जो देसी गाय है वो बहुत इंडिकस है, उनमें BCM7 नहीं है, उसमें बीटा कैफीन मॉर्फिन है। ये पहला भी कह चुका हूं, आप मेरे YouTube में भी देखेंगे। अमेरिका को घी के बारे में मालूम नहीं, वो घी किसको कहते हैं? क्लैरिफाइड बटर को घी कहते हैं। आंख बकन करने से घी होगा, और उनके पास तो दूध भी नहीं है, तो नॉलेज ही नहीं है जिसके पास, वो आपको कैसे नॉलेज दे सकता है? जहाँ गाय नहीं है, दूध नहीं है, मक्खन नहीं है, वहां कर्ड मिलेगा आपको या योगर्ट मिलेगा, दही नहीं मिलेगा। जिस तरह से हम अपने मेहरबान नाके ने जमावे ने करी है, ये अमेरिका नहीं कर सकता, उनको वो ट्रेडिशन ही मालूम नहीं, वो सिस्टम ही मालूम नहीं। लेकिन वो जो कहते हैं वो साइंस, वो जो कहते हैं प्रोग्रेस, वो कहते हैं विकास, उसका करो। तो ये जो हार्ट का आज बहुत प्रॉब्लम बढ़ रहा है, अगर जिसके घर, आप हमारे बाप दादा कितना लड्डू खाते थे, लापसी खाते थे, और घी, और आप अपना भूल जाओ, ऐसी कम्युनिटी है आज भी बहुत घी खाती है, रबारी, भरवाड़, बेर, आहिर, चारण, जो गौ पालक है, पशु पालक है आज भी, तो वो घी कितना डालते हैं अपनी लापसी में। और घर में खिचड़ी में घी, रोटला में घी, वो मिष्टान खाया तो लापसी, घी के बिना उनका खाना ही नहीं होता। तो लेकिन हार्ट वाले कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, कार्डियोलॉजिस्ट पास जाओ, 100 केस में कितने आहिर है? राजकोट में रहने वाला नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आहिर है। तो मैं कम्युनिटी की बात नहीं करता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, ट्रेडिशन की बात करता हूँ। मैं कोई कम्युनिटी के लिए, ज्ञाति के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो गाय के साथ रहता है, घी बनाता है, घी बहुत खाता है, आप शायद नहीं खाते, कोई बात नहीं, लेकिन जो घी नहीं खाते उसको कितना हार्ट प्रॉब्लम है, और जो घी खाता है उसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें HDL है। घी की थोड़ी और चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम हो रहा है एडिबल ऑयल से, तो उसमें हार्ट का प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है। तो फुल ऑफ केमिकल है आपका जो रिफाइंड ऑयल है, जिसको हम अच्छा तेल मानते हैं, जो दिखता है ट्रांसपेरेंट, या आपके बैग में बड़ी उसमें आता है, जो आपके घर में आप यूज कर रहे हो, अगर कच्ची गानी का नहीं है तो आप केमिकल खा रहे हो। मैंने विषयांतर न हो, लंबा न चले, इसलिए मैंने थोड़ी कम स्लाइड कर दी है। बाकी एक एक चीज के ऊपर रिसर्च हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम, आंख का प्रॉब्लम, ओबेसिटी, ये सब प्रॉब्लम आपका तेल से होता है, और उसमें भी ये रिफाइंड तेल से होता है। तो तेल क्या खाना, वो चर्चा हो गई। बाकी बातें हैं,
कौन सा तेल? तो जो जाहिरात में बोले वो। बड़े बड़े संत लोग कहते हैं कि बार बार तेल बदलो, फिर कहते हैं ये तेल खाओ, हार्ट के लिए अच्छा है। फिर ऐसे न्यूज आते हैं बेटे के साथ संवाद, बेटे के साथ संवाद कि आपको बचाने के लिए। तो जितने ब्रांडेड ऑयल है वो प्लीज मत खाओ, प्लीज मत खाओ। जो भी ब्रांड है, मुझे कोई ब्रांड से झगड़ा नहीं है, लेकिन एडिबल ऑयल के नाम से मिलने वाला क्रूड ऑयल बेचते हैं। आज ये समस्या नहीं सिर्फ कच्ची घानी के तेल में केमिकल डाल के अच्छा बना के बेचना, वो तो समस्या है ही, लेकिन क्रूड यानी कि ये जो है ना ऑयल ग्रीस, उसमें से भी तेल बनता है और उसमें मूंगफली का एसेंस डाला जाता है। और सबसे ज्यादा जिसका बिजनेस है वो है पाम ऑयल का। जितने भी आपके मूंगफली के डब्बे मिलते हैं, दिखते हैं, लेबल के अलावा, रेपर के सिवा कुछ नहीं होता। और 30% मिक्सिंग का ऑफिशियल छूट है सरकार की, और वो किसने करवाया? वही लॉबी ने। पहले एक शब्द यूज होता है, आज नहीं होता है, तेलिया राजा। तेलिया राजा शब्द क्या था? तेलिया राजा होता है जो तेल बेचता है। हम सौराष्ट्र में तेल ज्यादा है वो एक आनंद है, लेकिन तेलिया राजा पॉलिसी के ऊपर इंपैक्ट करता है। तो उन्होंने तय करवाया पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तेल खाने वाले लोग हम हैं। आप जाओ चाइना, उत्पादन करता है, खाता नहीं। सिंगापुर जाओ, हांगकांग जाओ, मलेशिया जाओ, मलेशिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल होता है, वो खाते नहीं, एक्सपोर्ट ही करते हैं। और हमारे जितने भी फरसान की दुकानें यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मैंने आपको एक छोटी बात लिखी थी, 5 रुपये में पैकेट आता है तले हुए फरसान का, ब्रांडेड फरसान का 5 रुपए का पैकेट। कोई भी भारत के गांव में जाओ, ऐसे तोरनिया लटकता रहता है और बच्चे खाते हैं। 5 रुपए में तेल मिल सकता है कभी? 5 रुपए का तेल, जैसा भी तेल हो, चलो भूल जाओ, 5 रुपए में तेल नहीं मिलता। 5 रुपए में हमको वो फरसान बेचता है, वो कहते हैं बहुत हेल्दी है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बार ऊपर लिखी हुई है, और वनस्पति तेलों से बना हुआ। वनस्पति तेल यानी सब वनस्पतियां हैं, मूंगफली नहीं लिखेंगे वो। और मूंगफली अच्छी के बुरी वो तो बाद में, लेकिन मूंगफली के नाम से आपको पाम ऑयल दिया जाता है। और मैंने जो अभी आपको बताया कि क्रूड ऑयल जो मतलब लुब्रिकेंट ऑयल है, वो उसमें प्रोसेस करके तेल जैसा बना के, इस प्रोसेस में फिर कोई तेल जैसा ही दिखेगा, कुछ भी करो। मूंगफली का तेल हो, राइस ब्रांड का हो, करड़ी सूरजमुखी का हो, कोकोनट का, आपको ऐसा ही कर देंगे, क्योंकि प्रोसेस में केमिकल जो यूज होता है उसका ही इम्पैक्ट होता है, बाकी मूल तेल का तत्व तो चला जाता है। तो कोई भी होटल आपको मूंगफली वाला खिला ही नहीं सकती, और कच्ची घानी का तो नहीं खिला सकते, महंगा भी पड़ता है, चलता भी नहीं है। और हम लोग अब तो 25 साल से आदी बन गए उसके टेस्ट और कलर के और स्मेल के, हम वो स्मेल ही नहीं चाहिए। तो वो स्मेल, वो कलरिंग एजेंट, वो टेस्ट, वो जो भी बन गया है, उसको आपको बनाया गया है। बड़ी इंटरनेशनल मार्केट है तेल के बारे में रिसर्च करने वाली, कि ऐसा तेल घर, और हम सबसे ज्यादा खाने वाले तेल है। तो कोई सी भी तेल, हम छोटा सा भी तेल लेंगे कुछ भी, तो ये तेल की मार्केट को समझना पड़ेगा। ये तेल सबसे ज्यादा मंगाने वाले और खाने वाले हम लोग हैं। और 21 ऐसे कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया के, एक बूंद भी तेल नहीं डालते। आपने कोई चाइनीज लेडीज देखी है? सिंगापुर में आप गए हो, सिंगापुर का कोई लेडी, ताइवान, मलेशिया, मुस्लिम कंट्री, उसकी महिला इतनी पतली होती है, और वहां वजन 80 किलो वाले होते हैं, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट रिसर्च करने लगती है। ये कैसे हो गया? गोर्धन बहन चेवड़ो खाए, उसका ही 80 किलो हो सकता है। आप महिला देखिए, 2-2, 3-3 बच्चों की मां, लेकिन उसका कभी भी वजन नहीं, क्योंकि वो ऑयल उत्पादन करते हैं। मैंने बोला मलेशिया वैसे छोटा कंट्री है, लेकिन सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है, और सबसे खरीदार हम है। तो कहां जाता होगा? आपके घर में आता ही है। आप उसको ऐसा मत समझिए कि आप मूंगफली का तेल खा रहे हो। मूंगफली अच्छी की बुरी वो तो अलग बात, लेकिन आपके घर में जो मूंगफली के तेल के नाम से जो आ रहा है वो नहीं है वो। और अगर मूंगफली का भी आता है रिफाइन होके, तो मैंने बताया कि क्या समस्या है। तो यू हैव टू अलर्ट अब ये पूरा। और दूसरा जो कुल मिला के जो है ना, प्रोसेस्ड फूड समझ लीजिए, तेल जो है अब तेल रहा ही नहीं है।
वो ऐसा फूड है जो प्रोसेस्ड फूड है। उनकी व्याख्या उन्होंने ना ली है एफएसएसआई ने, एफडीए ने, कि तेल यानी ये रहेगा। अब वो डेफिनेशन तय कर ली, इंटरनेशनल लेवल पे मानना पड़ता है और वो भारत सरकार को मानना पड़ता है। हर चीज वो तय करता है। और प्रोसेस फूड जो आपकी जो भी फूड है, बाकी पिज्जा उस तरह से उसका मानक उन्होंने तय कर लिया। तेल यानी ये रहेगा। आपकी बात नहीं सुन के कि तेलात निष्प्रते तेलम, तलनु तेल सारू छे, काड़ा तलनु सारू छे, मालिश करो। ये वर्ड के ऊपर डिक्टेटरशिप है। तो आपके ऊपर, आपके घर में ये घुस गई है, आपका हेल्थ कुछ भी हो। जैसे वैक्सीन बनाता है बिल गेट्स, बड़ा फाउंडेशन है, उनके बच्चों को उसने वैक्सीन नहीं, उसी तरह से तेल बनाते हैं लेकिन खाते नहीं। तो आप भी करो, पाकिस्तान भेजो, बनाओ। राजकोट में तेल सुबह बनता है, आपकी सबकी तेल की गाड़ी हो और सब एक्सपोर्ट करो पाकिस्तान। अगर आपको लगता है कि इसी तरह से करना चाहिए, खाओ नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज जो कैंसर, डायबिटीज, हार्ट का प्रॉब्लम जो घर घर में थी, 7 करोड़ हम डायबिटिक हैं भारत में, ये तेल की वजह से। बहुत सी चीजें उसमें से एक है तेल। तो रिफाइंड ऑयल की समस्या आपके सामने मैंने रखी। अब उसमें कैसे बचेंगे वो जरा देखिए। अब घी जो है, अब थोड़ी घी की चर्चा करूंगा। घी जो है डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, भूख लगाता है। घी से भूख बंद नहीं होती। तेल मैंने बोला कि 25 ग्राम तेल खाओ और 50 ग्राम घी खाओ, आपको घी खाने वाले को भूख लगेगी, तेल खाने वाले को या तो डायरिया होगा या आपको भूख मर जाएगी। वो डाइजेशन को बढ़ाता नहीं, घी डाइजेशन को बढ़ाता है उनकी। इसलिए सर्पी को कहते हैं, सर्पण। जैसे अग्नि कैसे ऊपर जाता है, घी डालो आप यज्ञ में तो आग ऊपर जाती है, तो वो आपकी आग को, भूख को, अग्नि को, जठराग्नि को, धात्वाग्नि को, भूताग्नि को, अंदर के जो 13 प्रकार का अग्नि है उसको बढ़ाता है। मतलब हार्मोन्स को ठीक करता है। 2-4 बातें उसकी डिटेल में अभी बताने वाला हूँ, वो मैंने निकल बता दिया आपको। थोड़ा चीज की बात करो। चीज नाम की कोई वास्तव में चीज ही नहीं, चीज यानी प्रोसेस आइटम है। चीज कोई नेचुरल हो ही नहीं सकता। चीज यानी पनीर अगर नेचुरल है तो, जो हम दूध फाड़ के जो बनाते हैं, छेना बनाते, वो बराबर है। लेकिन उसमें फिर डाल के कलरिंग एजेंट डालना, वो करना, सोल्ट डालना, एंगीपन लाना, अलग अलग डेनमार्क की चीज, उसकी चीज। लेकिन ये जो चीज जो भी बनती है वो सब प्रोसेस्ड फूड है। एक भी चीज आपका गुजरात का भी कोई बड़ी ब्रांड का चीज है। और दूसरा चीज के बारे में थोड़ा आपको बताऊं कि समस्या क्या है कि बिना इसके ये न्यूबॉर्न काउ, जो माँ गर्भवती गाय है, या तो उसके अंदर जो बछड़ा है, या तो बछड़ा अभी जन्मा है, उसका इंटेस्टाइन में से एंजाइम लेते हैं। गाय को मार के अंदर अभी बच्चा है उसका इंटेस्टाइन लेना, उसमें से जो रेसिन निकलता है वो उसमें डालना, और वो ना तो या तो फिर बछड़ा अभी जन्मा है और उसका वो निकालना। मतलब एक हिसाब से नॉन वेज है, एक हिसाब से हत्या है। वो जो